नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा छठी भूगोल पाठ 6 महासागरों का महत्व। आपने इसे पहचान लिया। यह है हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में अपने अक्ष पर घूमती हुई, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करती हुई। 3/4 पानी है धरती पर। इसे हम नील ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों ब्लू प्लैनेट कहते हैं? क्योंकि ये दिखने में हमें नीले रंग की दिखाई दे रही है। आखिर पृथ्वी का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सूचना दी गई है, जानकारी दी गई है कि पृथ्वी पर जो पानी है वो 70.8% है। यानी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जो है वो पानी ही है। और पानी का जो रंग है वो हमें नीला, इस रंग का आभास है। ये है पृथ्वी के ग्लोब का मानचित्र। और इस मानचित्र में हम जहां जहां देख रहे हैं बहुत ज्यादा ये हमें नीला रंग दिखाई दे रहा है। और अभी मैंने कहा कि हम जब पानी का रंग को, हम पानी के रंग को इंगित करते हैं तो उसे नीले रंग से हम दिखाते हैं मानचित्र में। तो यहाँ पर भी ये अधिकांश भाग जो है नीले रंग का दिखाई दे रहा है, यानी ये पृथ्वी पर इतना पानी है। और ये जो सफेद रंग के हिस्से दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे पृथ्वी के महाद्वीप, यानी ये जमीन का हिस्सा है। अब हम सोचें कि हमें जो पानी दिखाई देता है 70.8%, उसमें से कुछ पानी तो हमने अपने आसपास भी देखा है। यदि हम पहाड़ी प्रदेशों में रहते हैं तो ये पहाड़ी प्रदेशों में बहने वाली नदियां, ये है मैदानी प्रदेशों में बहने वाली नदियां, झरना, झरने से बनी हुई झील, और ये बांध के द्वारा बनाया हुआ जलाशय या सरोवर। इसके अतिरिक्त नाला, नाला शब्द यहाँ कितना अच्छा दिख रहा है ना ये सीन हमें। और नाला ऐसा ही हो तो कितना अच्छा, ऐसा आप सोच रहे होंगे। तो बच्चों, नाला ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे बड़े बड़े महाशहरों में, महानगरों में हमारे दिमाग में कैसे चित्र उभरता है नाला कहने पर? गंदे काले काले पानी से भरा हुआ, उसमें बहुत सारा कचरा गिरा हुआ, प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की थैली और बहुत सारा अनेक प्रकार का कचरा। पर नाला वास्तव में वो नहीं है। वो तो प्रदूषण के कारण, गंदगी के कारण उसका परिवर्तित रूप है। नाला वास्तव में इसी तरह का होता है, मंथर गति से, मंद गति से बहता हुआ पानी जिसकी चौड़ाई कम होती है उसे हम कहते हैं नाला। नदी, विशाल पाट, ये है हमारी गंगा नदी। झरना, मैंने अभी आपको बताया, झरना कम ऊंचाई से गिरता हुआ पानी या मंद गति से, बहुत ज़्यादा तेज प्रवाह जिसमें ना हो, बहुत ज़्यादा तेज वेग ना हो, उसे हम कहते हैं झरना। प्रपात, ऊंचाई से गिरता हुआ पानी जिसमें बहुत ज़्यादा वेग होता है, गतिशीलता होती है, उसे हम कहते हैं प्रपात। समुद्र,
उठती हुई लहरें, ज्वार भाटा, पानी आगे आ रहा है, पानी पीछे जा रहा है। तो ये समुद्र, और समुद्र से भी बड़ा जो होता है महासमुद्र या महासागर। तो ये सब स्थान ऐसे हैं जिनमें हमने पानी देखा है, और कभी ना कभी ऐसे किसी न किसी स्थान से हम परिचित रहे हैं। भूपृष्ठ के संपूर्ण जल क्षेत्र का समावेश जल मंडल में किया जाता है। अभी हमने जितने जल क्षेत्र देखे, इन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर। महासागर, समुद्र, नदियां, नाले, सरोवर, जलाशय तथा भूजल, ये सभी जल मंडल के घटक हैं। महासागर, सागर, उपसागर या खाड़ी, जल डमरू मध्य, सरोवर या झील, नदियां और हिमाच्छादित प्रदेश, ये सभी जल मंडल के घटक कहलाते हैं। अब हमने देखा कि हमारी जो पृथ्वी है, ये 71% पानी, 71% पानी को अपने आप में समाहित किए हुए है। और उसमें हमने देखा नदी है, सागर है, और झरने हैं, जलाशय है, झील है, बहुत कुछ है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से जितना पानी है इस सब, ये उसमें 97.7 पानी जो है वो महासागरों में है। यानी नदी, प्रपात, कुआं, झरना, जलाशय, सरोवर जितने भी है, उन सब जगह को मिलाकर कितना पानी है पूरी धरती पर? 2.3%। और बाकी 97.7% जो पानी है वो केवल महासागरों में है। जब इतनी बड़ी मात्रा में पानी महासागर में है, तो निश्चित है इसका मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव भी पड़ता होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सजीव सृष्टि में सहायक है, मानव को जीवन जीने में सहयोगी है। तो ये 97.7% पानी भी निश्चित मानव जीवन के लिए उपयोगी होगा। किस तरह से, आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। महासागर, धरती पर फैले हुए महासागर। संपूर्ण धरती पर जितना जल उपलब्ध है, जितना पानी उपलब्ध है, उसका 97.7% पानी ये महासागर अपने आप में समाहित किए हुए हैं। आइए देखते हैं हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर कितने महासागर हैं और इन महासागरों का क्षेत्रफल कितना है। प्रशांत महासागर 16,62,40,977 वर्ग किलोमीटर। अटलांटिक महासागर 8,65,57,402 वर्ग किलोमीटर। हिंद महासागर 7,34,26,26,163 वर्ग किलोमीटर। आर्कटिक महासागर 2,03,27,000 वर्ग किलोमीटर। दक्षिण महासागर 1,32,24,479 वर्ग किलोमीटर। हमारी सजीव सृष्टि, क्योंकि हमारी धरती पर तो बहुत सारी सजीव सृष्टि है ना, बहुत सारे विविध प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। छोटे से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा प्राणी, धीमी गति से चलने वाला प्राणी, तो तेज गति से दौड़ने वाला प्राणी। यहाँ पर हम देख रहे हैं नन्हा सा प्यारा सा खरगोश। ये हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर। यहाँ देख रहे हैं घोड़ा, ये हाथी अपने गप्पू, अपने बच्चों के साथ। तो इस तरह से ये, और ऐसे अनेक जीव, गाय, कुत्ता, बिल्ली, जो हमारे परिसर में हम देखते हैं। इसके अलावा जिराफ, जेब्रा, गेंडा जैसे अनगिनत प्राणी, रेंगने वाले प्राणी जैसे सांप,
यानी विविधता लिए हुए सजीव सृष्टि हमारी धरती पर है। ये थलचर हैं, ये सभी जमीन पर रहने वाले प्राणी हैं। अब इसी तरह हमारे जल मंडल में भी बहुत सारे सजीव घटक पाए जाते हैं। हमारे हाइड्रोस्फीयर में जिस तरह से हमने स्थल मंडल में देखे सजीव, उसी तरह से अब हम देखते हैं हमारे जल मंडल में कौन कौन से सजीव हैं, कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों, ये हमें स्लाइड जो अवेलेबल है, ये बीबीसी की तरफ से उपलब्ध कराई हुई स्लाइड है। हम देख रहे हैं जमीन, समुद्र के अंदर, समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले सजीव। इसमें आप कुछ प्राणियों को हम पहचानते हैं, कछुआ है, कुछ मछलियां हैं, अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं, अलग अलग आकारों की मछलियां हैं। और जिस तरह से ये तैरने वाले प्राणी हैं, उसी तरह से समुद्र के अंदर जो है, समुद्र की तलहटी पर बहुत सारे शैवाल पौधे भी पाए जाते हैं। बहुत सारी चट्टानें हैं समुद्र की तलहटी में। हैं हमारे अपने आसपास के जीवन को। हमने महासागर देखा, महासागर में पाए जाने वाले जलीय प्राणी देखे। अब हमारे सामने आ गए हमारे भोजन की थाली। अरे वाह, कितने वैरायटी के भोजन हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम सलाद देख रहे हैं, यानी अलग अलग प्रकार का भोजन। और उसमें सबसे कॉमन एक घटक क्या है, चाहे वो उत्तर भारत में बनने वाला भोजन हो, दक्षिण भारत में बनने वाला हो, चाहे वो अमेरिका में बनने वाला भोजन हो, या यूरोप महाद्वीप में हो, या अफ्रीका महाद्वीप में, हर जगह जो भोजन बनता है उसका एक अनिवार्य महत्वपूर्ण घटक है, यस, पहचान गए, नमक। नमक के बिना हम भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह नमक सर्वत्र भोजन में उपयोग में लाया जाता है। भोजन बहुत ही अच्छा मसालेदार बना हो, बहुत अच्छा उसके सजावट की गई हो, लेकिन यदि हमने एक कौर उसका मुंह में डाला और उसमें यदि नमक ना हो, तो हम एकदम सुंदर सजाया हुआ भोजन भी अरे बोलते हैं, अरे इसमें नमक नहीं है। यानी नमक जो है वो हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब हम देखते हैं कि ये नमक हमें कैसे मिलता है। तो एक इसके लिए छोटा सा प्रयोग हम करके देखते हैं। एक स्टील की तश्तरी या कोई भी एक प्लेट हमने ली और उसमें हमने पानी भर के रखा, धूप में रखा। सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं लगातार, और ये प्लेट हमें हटानी नहीं है, हमें प्लेट वही रखे रहनी है। रोज हम देखते हैं, रोज सवेरा होता है और सूरज की किरणें उस प्लेट पर पड़ती हैं, पानी पर पड़ती हैं, और होता है तो इस पानी का वाष्पीकरण होता है, यानी पानी भाप बनकर उड़ता रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। पानी का भाप बनकर उड़ना हमें दिखाई नहीं देता है। और हमें इसका निरीक्षण करना है। प्लेट हमें धूप में से तब तक नहीं हटानी है जब तक कि उसका पानी पूरी तरह से उड़ न जाए। अब आप बोलोगे पानी और उड़ रहा है, यानी भाप बनकर उड़ न जाए। तो उसके बाद हम निरीक्षण करेंगे तो क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है कि अब उसका पानी जो है वो धीरे धीरे कम हो चुका है, और एक समय ऐसा आता है कि पानी पूरी तरह से वो भाप बनकर उड़ चुका होता है, और प्लेट में कुछ ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा चूरण सा पाउडर सा दिखाई देता है। इस पाउडर को यदि हम स्वाद लेकर देखते हैं तो इसका स्वाद हमें कैसा मिलता है, नमकीन, यानी ये नमक होता है। हम जिस पेयजल को पानी के रूप में उपयोग में लाते हैं उसमें क्षारों की मात्रा कम होती है, बहुत कम होती है।
ये क्षार, ये नमक, ये है क्या? हमने बोला ना कि पानी का यदि हम कहीं अपने घर का पानी हम रोज पीते हैं और कभी हमारा स्थान बदल जाता है, जगह बदल जाती है, हम अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो हमें कई बार पानी का स्वाद अलग लगता है। क्यों अलग लगता है? क्योंकि हर जगह पानी में क्षारों की मात्रा अलग अलग होती है। क्षार मतलब नमक। तो हम जो पानी पीने के लिए उपयोग में लाते हैं उसमें क्षार की मात्रा बहुत बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है, जो मालूम हमें नहीं पड़ती है। लेकिन सागरों में या महासागरों में उनके जो पानी है, समुद्र का जो पानी है, उसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। इसलिए समुद्र का पानी यदि हम चखें तो वो हमें नमकीन लगता है, सागर का पानी खारा लगता है, क्योंकि उसमें क्षार की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। महासागर, सागर अथवा समुद्र के पानी में क्षारों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह पानी हमें स्वाद में खारा लगता है। और समुद्र के पानी में भी हर एक जगह पर क्षारों की मात्रा कम अधिक होती है, इसलिए हर जगह का जो समुद्र है उसके भी जो पानी तो नमकीन तो लगेगा ही, नमक उसमें है, लेकिन उसमें भी नमक कहीं बहुत ज़्यादा खारा लगेगा, कहीं कम खारा लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये महासागरों का पानी खारा क्यों होता है। महासागरों में असंख्य जलचर होते हैं। जिस तरह से धरती के ऊपर थल मंडल पर, जमीन पर विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं, उसी तरह से जो ये जल मंडल है, महासागर है, इसमें भी असंख्य प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। असंख्य मतलब आप सोचो कि उसको हम गिन नहीं सकते हैं, उनके प्रकारों को हम बता नहीं सकते हैं। छोटे से छोटे तैरने वाले प्राणी से लेकर बड़े से बड़ा विशालकाय प्राणी, सूक्ष्म प्लवकों से लेकर महाकाय व्हेल मछलियों तक के जलचर महासागर में पाए जाते हैं। ये विशालकाय व्हेल मछली हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो अभी इतनी बड़ी है कि ये पूरे इस स्क्रीन पे समा ही नहीं सकती है। अब ये जो जलचर पानी में रहते हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इन मृत होने पर इनके अवशेष भी इसी महासागर में संचित हो जाते हैं। अब इतने विशालकाय प्राणी, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके शरीर, छोटे से छोटा जो जलीय प्राणी है उसकी मृत्यु, यानी जो भी प्राणी है यहाँ, जब उसकी मृत्यु होती है तो उनके शरीरों के अवशेष इन्हीं महासागरों में जमा हो जाते हैं। और उपर्युक्त दोनों प्रकारों में मृत अवशेषों का विघटन होकर उनसे मुक्त होने वाले विभिन्न खनिज, क्षार आदि महासागर के जल में मिश्रित हो जाते हैं। यानी ये जो जितने भी प्राणी हैं, इनके जो मृत शरीर है, मृत्यु के बाद इनके शरीर का विघटन होता है और उनसे अलग अलग प्रकार के खनिज या क्षार जो निकलते हैं वो इसी महासागरों के जल में मिल जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जितनी नदियां धरती पर बहती हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, हमारे देश में हो या यूरोपीय देशों में हो, अफ्रीकी महाद्वीप में हो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, पूरे दुनिया में जो भी नदी बहती है, पहाड़ों से निकलती है, बहती है और सतत एक लंबे प्रवाह के बाद, लंबी यात्रा के बाद वो नदी समुद्र में मिल जाती है। तो अब उसके बाद क्या होता है, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है कि पहाड़ों में बहती हुई नदी ये आ रही है और ये नदी बहते बहते अंततः महासागर में मिल जाती है। सभी नदियां, मैंने कहा ना, पर्वतों पहाड़ों से बहती हुई आती है और अंत में महासागरों में मिल जाती है। ये नदियां पानी तो समुद्र में डाल देती ही देती हैं, उसके साथ साथ ये अपने साथ मिट्टी बहा कर ले आती हैं। मिट्टी के साथ, इनके साथ बहाव में झाड़ झंखाड़, रास्ते भर के पेड़ पौधे,
बड़े पेड़, छोटे पेड़, झाड़ियाँ और मृत अवशेष नदी के किनारे, जंगलों के किनारे, पहाड़ों के किनारे जो आसपास मृत प्राणियों के अवशेष हैं वो भी इसी पानी में बहते हुए आते हैं और उनके नदी के पानी के साथ साथ ये सभी महासागर में मिल जाते हैं। इसके बाद और क्या है कि जिस तरह से ये क्या दिख रहा है आपको, आपको कहीं कहीं ऐसा लग रहा है आग जैसा कुछ बहता हुआ दिख रहा है और यहाँ समुद्र का पानी है। क्या है ये? तो जिस प्रकार भूपृष्ठ पर ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं उसी तरह महासागरों में भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो बच्चों, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जैसे जमीन के ऊपर ज्वालामुखी फूटता है वैसे ही पानी के अंदर भी ज्वालामुखी फूटता है। अब आप सोचो, हम लोग सोचते हैं कि पानी पर हमने आग पर हमने पानी डाल दिया तो आग बुझ जाती है, लेकिन वो छोटी मोटी आग। लेकिन अब ये ज्वालामुखी की आग जो है तो समुद्र के बीचों बीच फूटती रहती है। ये धरती पर भूपृष्ठ पर बहने वाला ज्वालामुखी और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं अलग अलग चित्रों में, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये महासागरों के बीचों बीच पाए जाने वाला ज्वालामुखी। अब ये जो कितनी भयंकर आग है, ये जब जैसे ही आग पानी में पहुंचती है, ये ज्वालामुखी की जो ज्वालाएं हैं ये, इनमें अनेक प्रकार के, इस ज्वालामुखी में अनेक प्रकार के खनिज होते हैं, क्षार होते हैं, गैसें होती हैं। जब ये सब पानी में मिलते हैं तो पानी में घुल जाते हैं और इन सभी के कारण समुद्री जल में खनिज द्रव्यों का स्तर ज्यादा हो जाता है। ज्वालामुखी के कारण अनेक प्रकार के खनिज, राख, क्षार एवं गैसें जल में घुल जाती हैं और इन सभी के कारण समुद्री जल में खनिज द्रव्यों और क्षारों का स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा महासागरों के जल का निरंतर वाष्पीभवन होते रहता है। अभी हमने इसके पहले प्रयोग करके देखा था कि हमने प्लेट में पानी रखा था और कुछ दिनों के बाद वो पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो उसी तरह से धरती के भूपृष्ठ पर, जब पृथ्वी के भूपृष्ठ पर जितना भी पानी है, और जब 97.7% तो महासागर हैं, तो इन महासागरों के जल का निरंतर वाष्पीभवन होते रहता है। सूर्य की रोशनी इन पर पड़ती है, किरणें पड़ती हैं और समुद्र के पानी का वाष्पीकरण या वाष्पीभवन होते रहता है। इससे नमक की मात्रा बढ़ती रहती है। यानी जब वाष्पीकरण हुआ तो जो शुद्ध पानी था, साफ पानी था, उसका तो वो तो भाप बनकर उड़ गया और जो पानी के क्षार थे वो उन्हें शेष महासागर में रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि महासागरों में नमक की मात्रा बढ़ती जाती है। इन सभी कारणों से महासागरीय जल खारा बन जाता है। सभी कारण हमने देखे, यानी मृत प्राणियों के अवशेष, महासागरों के जो जलचर हैं उन प्राणियों के अवशेष, दूसरा नदी पर्वतों पहाड़ों से बहती हुई जो आती है वो अपने साथ जो पेड़, झाड़, झंखाड़ और मिट्टी और मृत प्राणियों के अवशेष लेकर आती है, वो भी महासागर में मिलते हैं। उसके अलावा ये ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं, उनके द्वारा जो खनिज और राख और क्षार जो पानी में मिल जाता है, और उसके साथ साथ महासागरों के जल का वाष्पीभवन, इन सभी कारणों से महासागरीय जल खारा बन जाता है। जल की क्षारता या लवणता प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। क्षारता, लवणता या जल में नमक की मात्रा प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होती है। समुद्र की क्षारता प्रति 1000 अनुपात बताई जाती है। अब इसको जो आपको सिंबल बना है ये प्रति 1000 है। आपने ये सिंबल देखा होगा प्रतिशत में, प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा, प्रति 100। अब यहाँ पे ये प्रति 1000 है, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे 2 शून्य बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। जब प्रतिशत का चिन्ह बनता है तो उसमें सिर्फ ये सिंगल एक होता है ना, ऊपर एक 0 नीचे एक 0, उसको, और वो प्रतिशत, शत मतलब सैकड़ा, तो 100 प्रति 100 पर, और ये प्रति 1000 पर है। तो ये ध्यान में रखो हमेशा
कि समुद्र की जो क्षारता है ये प्रति 1000 लीटर पानी पर बताई जाती है। सामान्यतः महासागरीय जल की क्षारता 35,000 प्रति लीटर पाई जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं मृत सागर के कुछ चित्र। डेड सी, मृत सागर, डेड सी, यह विश्व के सर्वाधिक क्षार युक्त जलाशय के रूप में जाना जाता है। इसकी क्षारता 332 प्रति 1000 बताई जाती है। आप और देख रहे हो कि ये समुद्र के किनारे ये नमक जो है ये इस तरह से ढोके के रूप में जमा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि मृत सागर में, डेड सी में दुनिया भर के जितने समुद्र हैं उनमें से सबसे अधिक नमक या क्षार यहाँ पर पाया जाता है। और इसीलिए बच्चों यहाँ पर दुनिया भर से पर्यटक भी यहाँ आते हैं डेड सी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो नमक है ये अनेक औषधियों में प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये क्या है? ये आपको कुछ क्यारियां दिखाई दे रही हैं, उसमें कुछ यहाँ सफेद सफेद दिख रहा है। तो ये बच्चों समुद्र का किनारा है और वहाँ पर ये क्यारियां बनाई गई हैं ताकि जब ज्वार के समय पानी आता है तो उस पानी को यहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। और ये आप देख रहे हो अलग अलग बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में ये पानी है यहाँ पर। अब इस तरह से ये पानी धीरे यहाँ इकट्ठा हो जाता है। अब इसका वाष्पीकरण होता है। जैसे हमने रखा था ना प्लेट में पानी, और वो 15-20 दिन के बाद वो पानी उड़ गया, उड़ गया मतलब भाप बनकर उड़ गया। उसी तरह से यह पानी यहाँ जो इकट्ठा हो गया है इन क्यारियों में, ये एक लंबे समय के बाद ये पानी भाप बनकर उड़ जाता है। और जैसे जैसे ये पानी भाप बनकर उड़ते जाता है, इसमें जो नमक है वो इस तरह से इकट्ठा होते जाता है। और बाद में जो यहाँ काम करते हैं लोग इस नमक को इकट्ठा करते हैं। तो इस खारे जल से हमें नमक प्राप्त होता है। नमक समुद्र के तटीय क्षेत्रों में प्राप्त होता है, इसलिए नमक सार तैयार करने पड़ते हैं। और ये जो क्यारियां बनाई जाती हैं इन्हें हम नमक का खेत या नमक सार कहते हैं। तो इसे आसान भाषा में समझने के लिए मैंने आपको बताया कि नमक के खेत, जैसे गेहूं का खेत, धान का खेत, चने का खेत, वैसे ही नमक का खेत। लेकिन नमक का खेत, उसके लिए एक विशेष शब्द है जिसे नमक सार कहा जाता है। और यह नमक सार समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में ही बनते हैं। ये इस तरह से बहुत, फिर धीरे धीरे वो समुद्र का जो पानी इकट्ठा हुआ था वो सारा पानी वाष्पीभवन हो जाता है सारे पानी का, और उस पानी में जितना भी नमक था वो नीचे रह जाता है, शेष रह जाता है। तो यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो इसे इकट्ठा करते हैं, और यही नमक जो है ये हमारे भोजन के लिए उपयोगी होता है। अब यही डायरेक्ट इस नमक का उपयोग नहीं करते, इस नमक को फिल्टर किया जाता है, इसकी सफाई की जाती है। एक लंबे प्रोसेस के बाद, लंबी प्रक्रिया के बाद यह नमक सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध होता है। नमक की तरह हमें समुद्र से फास्फेट, सल्फेट जैसे असंख्य खनिज प्राप्त होते हैं। हम खनिजों के लिए कुछ सीमा तक महासागरों पर निर्भर करते हैं। नमक तो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है जो हमें समुद्र से मिलता है। यह हमारे भोजन का अनिवार्य हिस्सा है। हमारे शरीर में भी सोडियम एक अनिवार्य घटक है। तो इस तरह से महासागर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।